नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निवेशकों के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उद्योगपतियों की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो रंग लाती दिखाई दे रही हैं। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निवेशकों के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए भरोसा जताया कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का अहम योगदान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया कि प्रदेश में माहौल बदल चुका है। देश दुनिया के निवेशक राज्य में निवेश के लिए उत्साहित हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट के दौरान टाटा बिरला और अंबानी ग्रुप की ओर से सौगातों की बौछार की गई। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने यह ऐलान किया कि रिलायंस जियो प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि बिरला ग्रुप की ओर से 25,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई। उम्मीद सरकार की ओर से की जा रही कि समिट से निवेश के लिए तकरीबन 25 लाख करोड़ के प्रस्ताव आएंगे, जो सूबे की तस्वीर को बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समिट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले कोट टाई पहने किसी भी व्यक्ति से एमओयू साइन करवा सकते हैं। सरकार निवेश के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इन्वेस्टर समिट को जनता के पैसों की बर्बादी करार दिया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या यूपी की तस्वीर वाकई बदल रही? बदलते उत्तर प्रदेश का दावा करने वाली योगी सरकार में क्या वाकई निवेशक अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतार पाएंगे? और सबसे अहम, क्या विपक्ष सरकार के इन प्रयासों से बेचैन हो उठा है? और ये विरोध विपक्ष होने के नाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए यह भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश देश की समिट चलनी है, जिसमें तकरीबन 20 देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अब देश बदल रहा है और बदलते नए भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि साल 2025 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसकी राह में ये अगला कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जनता के पैसों की बर्बादी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन धरातल पर ये दावे पुख्ता दिखाई नहीं देते। उधर सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में अब माहौल बदल चुका है। योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश में निवेशकों को बेहतर माहौल बनाने की दिशा में हर संभव कदम उठाए गए हैं। वो चाहे बेहतर कानून व्यवस्था की बात हो या फिर इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर माहौल क्रिएट करना। योगी सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। राजधानी में निवेशकों के इस महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन टाटा बिरला अंबानी की तरफ से सौगातों की बौछार की गई है। आने वाले वर्षों में देश की इकोनॉमी में यूपी की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का भरोसा जाहिर किया है। साल 2025 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार को यह भरोसा है कि करीब 25 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की उम्मीद है। यूपी की कानून व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। उद्योगपतियों ने भी इस पर अपना भरोसा जाहिर किया। मुकेश अंबानी की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है। यूपी में पैसा लगाने के लिए निवेशक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आज इस संबंध में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलती दिखाई दे रही है और जो लक्ष्य योगी सरकार लेकर चल रही है, क्या
वो लक्ष्य पूरा करने में ये समिट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अनिल सिंह हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितनी आशाएं सरकार को हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सागर साहब हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही जिला पंचायत सदस्य हैं एटा। खुर्शीद खान साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं अनिल सिंह जी आपसे करना चाहूँगा। महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है निवेशकों की, कितनी संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलती जा रही है? अनिल सिंह जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज बहुत कम आ रही है सर जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितनी हेलो उम्मीदें हैं सरकार को? प्रदेश की जी तस्वीर में बताएं। कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश की आज स्थिति ये है कि पहले कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आने से बचता था। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी खराब थी तो यहाँ आदमी इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी ये सोचता था कि यदि वो इन्वेस्ट करेगा तो वो कम से कम व्यापार का घाटा तो झेल सकता है, मगर वो आदमी का घाटा किसी कीमत पर झेलने को कोई तैयार नहीं होता। आज इन्वेस्टर योगी जी के द्वारा पिछले 5 और 6 साल में जो कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है, उसकी वजह से देश नहीं विदेश तक में ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आने के कारण सिर्फ कानून व्यवस्था में बम्पर सुधार है, बिजली में बम्पर सुधार है, रोड में बम्पर सुधार है। और जब हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत ही उज्जवल दिन है। ये दिन नया इतिहास रचेगा और इसके आने के बाद में यह निश्चित ही इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट आएगा प्रदेश का विकास होगा और इसके साथ साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये योगी जी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में करा गया बहुत ही उत्तम प्रयास है और निश्चित ही आएगा। अब जहां तक लोग ये है जिन्हें मौका मिला था पीछे कार्य करने का, उनने काम नहीं करा, आज वो नई नई आलोचना करते हैं कि टाई बांधो और एमओयू साइन कर लो। ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो इस कदर हैरान परेशान हो चुके हैं कि अगर कोई कोट पैंट टाई में दिखाई दे जाता है तो उससे भी एमओयू पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। देखिए ये आदमी जो कुछ नहीं करता, जिन्हें मौका मिला था तो इन्हें कुछ नहीं करके दिया। आज स्थिति ये है कि जब एक आदमी एक संत इस देश के और प्रदेश के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है तो सिर्फ ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति में ही आरोप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। और ये आरोप भी इसलिए लगा रहे हैं कि अभी इन्हें 2027 के बाद में भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आगे के लिए, क्योंकि प्रदेश जिस स्थिति में जिस गति से दौड़ रहा है आगे प्रगति के पथ पर, वो स्थिति ये है कि इन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा अपना राजनीति का। पहले प्रदेश में घोटालों का प्रदेश होता था, यहाँ यदि कोई रोड बनता था, कुछ बनता था, कोई हाईवे एक्सप्रेस बनेगा, वो कभी समय पर पूरा ना हो गए एक काम करा जाता था, यहाँ प्रोजेक्ट को डिले करा जाता था और उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ाई जाती है, समझ लो कॉस्ट का बंटवारा होता था। आज पहली बार देख ले जैसे जेवर में एयरपोर्ट बनना है, तो आप ये मान लें कि एयरपोर्ट की स्थिति ये है, इतना परिवर्तन आया है कि यदि 2024 सितंबर तक एयरपोर्ट का एक रनवे चालू नहीं हुआ तो टाटा के ऊपर 10 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी है। ये उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि आपके द्वारा यदि आपने कार्य में देरी करी है तो आपको कार्य में देरी करने का पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इससे अब आदमी विश्वास करता है, जनता में विश्वास जगा है। और आपने देखा होगा क्या कोरोना, चलिए फिर विपक्ष का ये विरोध क्या माने कि विरोधी दल होने के नाते ये विरोध है। अनिल सागर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनिल सागर साहब, आपत्ति क्यों है, तंज क्यों कसा जा रहा है इन प्रयासों पर? हेलो जी अनिल सागर जी। जी सर, दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? निवेशकों के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है? सर समाजवादी पार्टी कहाँ बेचैन है भाई? समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेचैन नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की बेचैनी तो इसलिए है कि जो बेरोजगार, इन्होंने जो बेरोजगारी का जो वादा किया था माननीय योगी जी ने कि हम बेरोजगारों की नौकरियां देंगे, आज बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। भाई बेरोजगार के लिए क्या है, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो सड़क पर घूम रहा है, उसे कोई नौकरी नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों को उन्होंने वादा किया था और उन्होंने काला धन के लिए बोले कि हम काला धन विदेश से वापस लाएंगे। क्या हुआ भाई? सड़कें, बात आ रही है सड़कों की, हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, तो बताइए कौन सी सड़क आप उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो गई? ये तो अगर उत्तर प्रदेश में निवेश होता है अनिल सागर साहब, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति अपना पैसा लगाते हैं तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, प्रदेश को विकास का पंख नहीं लगेगा। बड़े बड़े उद्योगपति तो पैसा लगाएंगे ही, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है ये। भाई गरीब लोगों की सरकार तो है नहीं, गरीब कहाँ जाएगा?
भाई गरीब के लिए तो जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था थी, जो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था जो बनाई गई थी, ये गरीब को के लिए व्यवस्था है, जो वो कहाँ है आज? ये सरकार कहाँ कर रही, कुछ कर रही है? यानी आप मान रहे हैं कि इस तरह की इन्वेस्टर समिट से कोई फायदा नहीं होता? कोई फायदा नहीं होगा सर, जब तक आप नीचे जमीनी स्तर से जो कार्यक्रम नहीं करेंगे तब तक कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि नहीं तो कहीं नाराजगी इस बात की तो नहीं है कि अखिलेश सरकार के दौरान भी आप लोगों ने प्रयास किए थे, अखिलेश यादव ने भी खूब रोड शो किए थे, लेकिन उनके पक्ष में नतीजा नहीं निकला, इसलिए इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीन हकीकत बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एक गरीबों का प्रदेश है, क्योंकि यहाँ गरीब जनता ज्यादा है और गरीबों के लिए हमारे अखिलेश यादव जी ने पुलिस की भर्तियां निकाली, टीचरों की भर्तियां निकाली, और बहुत सी ऐसी सेवाएं जो निकाली जिससे कि गरीब का बच्चा भी एक बच्चे से नौकरी को लगता है, परिवार की खाने पीने की व्यवस्था बनती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज तक कोई चले, यानी सरकारी नौकरी ही समाजवादी पार्टी की नजर में रोजगार है, रोजगार के अन्य साधन इसका मतलब आप लोगों की नजर में नहीं है। अगर सरकारी नौकरी मिलती है तभी वो रोजगार में गिना जाए। मेरे साथ खुर्शीद खान साहब भी जुड़े हैं। खुर्शीद खान साहब, सरकार की इस कवायद को आप किस नजरिए के साथ देख रहे हैं, और सरकार जो दावा कर रही है कि तकरीबन 25 लाख करोड़ के एमओयू साइन होंगे, अगर ये धरातल पर उतर जाते हैं सभी प्रोजेक्ट्स, तो उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव महसूस हो सकता है? इन्होंने पिछले झूठ बोल के सरकार बना ली। मैं अनिल सागर साहब आऊंगा ना, ये तो जनता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी जनता को बरगला लिया क्या? जनता बहकावे में आती है? नहीं, जनता को बहकावे आएगी सर, झूठे लोगों से तो आती है भाई। जनता बोलने वाली तो प्रदेश की जनता है। कितने प्रोजेक्ट किए उन्होंने? नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी ऐसे बनी थी क्या, जनता को बरगलाने के बाद? सर जनता का तो अपमान मत कीजिए ना। सरकार बरगलाने से बनी भाई, समाजवादी पार्टी सरकार, उन्होंने काम करके दिखाया। भरोसा नहीं किया ना दोबारा जनता ने। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। खुर्शीद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं सरकार की इस कवायद को, और जो महाकुंभ की शुरुआत हुई निवेशकों के राजधानी लखनऊ में, इससे प्रदेश में हालात कितने बदलेंगे, कितनी उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए, हमें हमेशा अपनी सोच को और अपने ख्याल को पॉजिटिव रखना चाहिए। ये सरकार का अच्छा प्रयास है, मगर इसको इस प्रयास में सरकार कहाँ तक सफल होती है ये भविष्य पे डिपेंड करता है। जैसे आज अडानी जी ने 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, अंबानी जी ने इतना घोषणा की है। अब वो घोषणा किस सेक्टर में करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या लगाएंगे? अगर ये सब चीजें जब होने लगेंगी और धरातल पे दिखेगा, जनता को उससे फायदा मिलने लगेगी, तब हम ये इस जो ये वो अपना प्रयास है, इस प्रयास को सफल मानेंगे। अभी तो मुद्दा ये है कि मतलब कितने इससे बेरोजगारी दूर होती है, कितने युवा लोगों को काम मिलता है। समिट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत से पूरे लखनऊ को एकदम पूरा कुछ फायदा फिलहाल आगे भविष्य में हो ना हो, मगर पहले का एक वर्तमान ये फायदा कि पूरा लखनऊ एकदम सुंदर दिख रहा है। नगर निगम जो सोई हुई थी वो जग गई है, पूरा हर जगह साफ सफाई, गमले, पार्क की हालत इतनी बदतर हो गई थी अम्बेडकर पार्क की, उसके सारे टाइल्स वगैरह सब उखड़ गए थे, उसके सबसे फिर से रंग रोगन, पॉलिश, रिपेयरिंग। तो एक ये तत्कालिक फायदा तो हुआ है, तो लखनऊ देखने में काफी सुंदर लग रहा है। नहीं, आपने 75,000 करोड़ की योजनाओं का जो घोषणा आपने सुनी, मुकेश अंबानी की तरफ से ऐलान किया गया, उन्होंने तो ये भी दावा किया है ना कि 2018 के बाद से प्रदेश में वो 50,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। दावा कहाँ है वो, ये भी उसके साथ ये भी बताया कि यहाँ मैंने ये प्रोजेक्ट लगाए हैं, वो सर ये नहीं बता रहे। अब जैसे सब लोग, जनता तो जैसे अब उसके लिए जो बहुत ही जागरूक होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, अब वो गूगल पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, सब जगह सर्च करें तो उनको पता चलेगा। अगर यही बात वो सार्वजनिक रूप से भी बताए, जैसे घोषणा करके गए, पिछला उन्होंने जो जो काम किया उसकी भी तो अपनी प्रोग्रेस शीट देनी चाहिए थी ना, कि यहाँ दिया हमने, इससे ये रोजगार हुए, वो नहीं दिखा सर। नहीं तो इस बार उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, बायो एनर्जी उद्योग की भी शुरुआत यहां पर की जाएगी। यानी अगर ये तमाम प्रयास धरातल पर उतरते हैं तो इसका फायदा किसको होगा? प्रदेश की जनता को नहीं होगा। ये धरातल बदलेंगे तो इससे जाहिर सी बात है जनता को, युवाओं को काफी फायदा होगा, मगर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये चीजें दिखनी चाहिए, इस पे जल्दी से अमेंडमेंट होना चाहिए, इसके इन सारी घोषणाओं को, सारी योजनाओं का अमली जामा भी पहनाना चाहिए। ठीक है, अनिल सिंह जी क्या जवाब दीजिएगा कि घोषणाएं और वादे तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, दावे भी बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर फिर वो चीजें दिखाई नहीं देती जो निराश करती हैं। जहाँ तक
अंबानी जी के लिए कह रहे हैं कि अंबानी जी ने जो पहले इन्वेस्ट करा, कहाँ करा है, तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जियो का जो चल रहा है 5G वाला प्रोजेक्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा है आप सोचिएगा। ये तो आज जो घोषणा करी है वो आगे के लिए करी है, मगर 4G और 5G वाला जो चल रहा है प्रोजेक्ट, वो मोदी योगी इनके अंबानी जी के द्वारा करिएगा इन्वेस्टमेंट है, वही है। उससे आप देख रहे होंगे जब 5G की लाइन पड़ रही है, उसे करने वाले कौन होते हैं, उसी में यहाँ के युवाओं को काम मिल रहा है ना। टेक्नीशियन कौन लगता है, उस युवाओं को काम मिल रहा है ना। इंजीनियर कौन लगता है, युवाओं को काम मिल रहा है ना। जितने भी लोग लगे हुए हैं, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेट किसी भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो उसकी पॉकेट में रख के नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट धरातल पे जब काम होगा तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी इन्हें बायो एनर्जी की बात करी है, तो वो लगाएंगे, या उनका 10 मेगावाट का जो एनर्जी की बात करी वो प्लांट लगेगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जनता के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है और अपनी ब्रांडिंग हो रही है प्रदेश से ज्यादा। ऐसा है, जब मोदी जी ने जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करा था, तब भी लोगों ने ये कही थी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन लोकसभा चुनाव को देख के करा जा रहा है। आप देख रहे होंगे, यदि जब नोएडा से आप निकलते हैं तो नोएडा के किनारे देखेंगे एयरपोर्ट का किस गति से काम चल रहा है, और इस एयरपोर्ट का वनवे मतलब एक रनवे इसका चालू हो जाएगा 2024 में। तो जब आप भी निकलेंगे, ये भाई साहब भी निकलेंगे, तो देख सकते हैं, दिखाई देता है। ऊर्जा के पास आप देखिए पावर प्लांट बनना है THDC, आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये योजना एयरपोर्ट की हो या पावर प्लांट की हो, या 20 साल पहले भी बात चली थी, मगर अब में और पहले में इतना ही अंतर आ गया है, और ये जनता विश्वास कर चुकी है। क्या अब ये सरकार जो कहती है करके दिखा देती है, वरना जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है सर। वो भाजपा को भी 2 मिनट में बदल देगी यदि काम नहीं करेगी तो। ये 2012 में भी ये कह रहे थे कि पब्लिक तो बहक जाती है उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक को ये खाली दिमागी ना बताएं, जनता का अपमान ना करें। आप ये सोचें कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इन्हें 2012 से पहली वाली सरकार को बदलने के लिए इन्हें लाए। 5 साल इनने कुछ नहीं करा, जब कुछ नहीं करा तो 2017 में भाजपा को ले, और 2022 में भी भाजपा ने भी कुछ नहीं करा होता तो 2022 में भाजपा को बदल दिया जाता। आज सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 5 साल के अंदर इतना अंतर आ गया है कि आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटी रात के 12 बजे भी कहीं भी निकल के जा सकती है। उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। पहले व्यापारी को धमकाया जाता था, व्यापारी से इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था। आज किसी माफिया की इतनी औकात नहीं है तो वो किसी व्यापारी को धमका सके। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रहा है, और आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। और आप ये मानिए कि ये सोचे, कम से कम तारीफ करनी चाहिए किसी पार्टी से ऊपर उठ के, एक सच्चा प्रयास हो रहा है, मन का प्रयास हो रहा है। इस प्रयास के परिणाम आएंगे और अच्छे परिणाम आएंगे, 100% नहीं आएंगे, जितने भी % आएंगे रोजगार किसको मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होगा तो अंबानी या अडानी या बिरला, ये इनके बच्चे तो काम करने आएंगे नहीं, कौन करेगा। अनिल सागर साहब पूछना चाह रहे हैं, अनिल सिंह जी, इंडस्ट्री आती है तो उससे कितना रोजगार मिलता है लोगों को। अनिल सिंह जी, अनिल सागर साहब हमारे साथ हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा है, कुछ आंकड़े अगर आप रख पाए। नहीं देखिए, वो आंकड़े मैं नहीं देख सकता, उससे सर के आंकड़े तो वो दे, पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो चीज धरातल पर आपको हमको दिखाई देती है, जैसे मैंने आपको एक एयरपोर्ट का ही बताया, आप गंगा एक्सप्रेसवे पे देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है जाके। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, पहली सरकारों की स्थिति थी, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बना दिया, उसी का ढोल बजाते थे आज तक। इस सरकार ने तो एक्सप्रेसवे की लाइन लगा दी है। और जहाँ तक रोड की गड्ढा की कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो आप ये देखिए आप कौन से रोड पे जाएंगे, बुलंदशहर से मेरठ जाइए एक्सप्रेसवे बना हुआ है, आप ईस्टर्न खरीबल देखिए एक्सप्रेसवे बना हुआ है। जब गाजियाबाद से आप मेरठ जाते हैं तो स्थिति एक्सप्रेसवे की इतनी अच्छी हो गई है कि आपको कट भी पता नहीं चलेगा कहाँ पर उतरना है। ठीक है। आप अलीगढ़ से गाजियाबाद देखिए एक्सप्रेसवे पर लगातार काम चल रहा है। आपको कौन सी जगह ऐसा कोई बताइए ना किस एक्सप्रेसवे पे काम नहीं चल रहा, कहाँ गड्ढा मुक्त नहीं कर रही। NH-24 देखिए आप जाके कितना काम चल रहा है, दिल्ली देहरादून को जोड़ने के लिए काम चल रहा है, नहीं चल रहा। मतलब एक्सप्रेसवे कितनी लंबी लाइन है, तो मैं भी उन्हें गिनाऊं तो आपको याद करना खाली पड़ जाएगा। ठीक, अनिल सागर साहब, ये तमाम जो बातें गिना रहे हैं अनिल सिंह जी, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देती है, आप लोग जानबूझकर देखना नहीं चाहते। अनिल सागर जी, जी सर, जो अभी तमाम काम गिनाए, आपने सड़कों की हालत को लेकर कहा या यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा, जो अनिल सिंह जी की तरफ से जो आंकड़े रखे गए हैं वो आप लोग देखना नहीं चाहते या दिखाई नहीं देते। सर अभी भाई साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है। मैं भी जानता हूँ कि सरकार सरकारी जो मशीनरी काम अच्छा काम करती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अभी 2021 में चुनाव हुआ था, राजधानी का जिला पंचायत ब्लॉक सबका चुनाव हुआ था, तो हमने भी देखा था कि उत्तर प्रदेश के ही अंदर लोगों कपड़े भी डाले गए, आपके न्यूज में चला था और पूरे भारत में। तो ऐसा पहले की सरकार आई है, सरकार से हुआ
पहले भी चुनाव हुए, पहले चुनाव कभी हुआ, और आप कहते हैं कि हमें जनता पसंद कर रही है। तो कहते हैं सारी पार्टियां बैलेट पेपर चुनाव कराती हैं, आप बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं कराते? आपको जो मशीन पसंद है, जब सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश के पूरे भारत की आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है अनिल सागर साहब। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। खुर्शीद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद साहब, अगर सरकार इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है 2025 तक $1 ट्रिलियन की हो जाए, और उसको लेकर अगर प्रयास किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धरातल पर चीजें उतरे तब समझ में आता है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए, प्रयासों को नकारा जाए, तो ये तो फिर नाइंसाफी होगी ना। प्रयास तो सर एक ही आदमी के लिए क्यों? भारत के अंदर तो सभी सुरक्षित है, व्यापारी ज्यादा व्यापारियों को काम मिलेगा। अभी जियो की, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी ठीक है अनिल सागर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं खुर्शीद भाई के पास जा रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? मैं सर ये कहना चाह रहा था, जैसे कि भाई साहब ने जियो की बात की, जियो से हटकर और भी कंपनियां थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, टेलीनॉर थी, ये सारी कंपनी कहाँ चलेंगी? देखिए उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। यदि ये कंपटीशन है, कंपटीशन का युग है। आप एक चीज देखिए कि जब हमारे यहाँ पे मोबाइल सेवा चालू हुई थी तो हम लोग कॉल करने के भी पैसे देते थे और इनकमिंग के कॉल सुनने के भी पैसे देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन हुआ। और आपने देखो जब से जियो आया, कोई जियो से मुझे मतलब नहीं है, मैं अंबानी जी की जियो की बात इसलिए करिए, आपने भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट करा था, कहा गया, तो मैं वो बताना चाहूँ, जब से जियो आया, देखिए कॉल रेट सस्ता हुआ या नहीं हुआ है। सरकारी ये तो भाई साहब कंपटीशन है, ये तो कंपटीशन में कोई भी काम ले जाएगा। आप एक मिनट सुनिए जरा, आप हिंदुस्तान के लोग देखते रह गए और जू रिगार्ड एयरपोर्ट को बना रही है, तो वो तो कंपटीशन है। कंपटीशन में जिसका रेट कम होगा जो ले जाएगा, ऐसे ही पब्लिक के साथ कंपटीशन है। जिसको पब्लिक को सस्ता जो मोबाइल देगा, मैं और आप अभी आइडिया का यूज कर रहे हैं, यदि आइडिया से सस्ता जियो पड़ रहा है तो जियो यूज करेगा, कल को आइडिया सस्ता कर देगा तो आइडिया यूज करेगा। ये तो पब्लिक के हाथ में ना, तो पब्लिक को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। खुर्शीद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बताएं। जो प्रयासों की बात कर रहे हैं कि अगर अच्छी नीयत के साथ अगर प्रयास किए जाते हैं, प्रदेश को उसकी इकोनॉमी बढ़ाने को लेकर अगर ये सपना देखा जाता है कि साल 2025 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जाए, और उस संबंध में अगर इस दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं, तो इस पर सवाल खड़े करना ये तो नाइंसाफी होगी ना। नहीं, बिल्कुल प्रयास अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसके पीछे उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए। प्रयासों पे सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो है आदमी प्रदेश में रोजगार मिले युवाओं को, प्रदेश खुशहाल हो, प्रदेश में इन्वेस्टर आए, और इन्वेस्टर जाहिर सी बात है किसी को बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट आदि तभी करेगा। तो ये योगी जी का एक सराहनीय प्रयास है जो पूरी तरीके से मन से कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, उनकी सरकार के जो भी मंत्रालय है सब जुटे हुए। बस ये है कि ये प्रयास केवल कागजों में न रह जाए, ये कागजों में न रहे। प्रदेश में आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था में पहले के मुकाबले बहुत परिवर्तन हुआ? सर पहले के मुकाबले माफियाओं को तो कंट्रोल किया गया, मगर पुलिस पूरे प्रदेश में निरंकुश है। आए दिन कहीं न कहीं, अभी कल बरेली का मामला है, रात में दो दरोगा, एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा, 4 सिपाही एक महिला के घर में घुसे, दरवाजा फाड़ के उसके अंदर गए, लड़की को छत से गिरा दिया। उससे पहले एक यहाँ भी सुल्तानपुर का हादसा है, अभी कल का मामला है, 2 भाइयों को सगे गोली मार दी गई। थाना देहात कोतवाली का मामला, अनिरुद्ध सिंह को वहाँ सस्पेंड कर दिया गया। एसपी सोमेन वर्मा वहाँ इंचार्ज में है। उसके 2 दिन पहले वहाँ से तिजोरी खोल के, तो मतलब ऐसे लगता है कि पुलिस सब जो अपराधी जो कुछ कर रहे हैं, पनप रहे हैं, वो पुलिस की सह में उनकी साठगांठ से चल रहे हैं। लेकिन जो संगठित अपराधों के लिए कभी उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी, गुंडे माफियाओं के नाम पर जिस तरह से लोगों में खौफ होता था, उसमें कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज कई उद्योगपतियों की तरफ से भरोसा किया गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है और निवेशक उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए। आदमी किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं, इतना अंतर आ गया। यदि आप जो बता रहे थे क्राइम हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए तो क्राइम करने वाले को भी सजा अवश्य मिलेगी। पहले ऊपर से लोगों के फोन आते थे और वो बच जाते थे। आज की स्थिति यह है कि यदि क्राइम करा है तो क्राइम की सजा उसे हर कीमत पर मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ। 15 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह को 6 बजे यहाँ के एक राजकुमार नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ खुर्जा से। 6 बजे अपहरण होता है, 7 बजे यहाँ पे एसएसपी खुद घटनास्थल पे आ जाते हैं। एसएसपी त्रिलोक कुमार है, बुलंद शर्मा, वो घटनास्थल पे आए।
9:30 बजे मेरठ से आईजी घटनास्थल पे आ जाते हैं और 1 बजे भाई साहब एडीजीपी खुर्जा कोतवाली में बैठे हुए थे, बुलंदशहर के डीएम टीपी सिंह जी 1 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बैठे रहे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एडीजीपी से ऊपर एक क्राइम के लिए सिर्फ यूपी में डीजीपी बचता है। पहले आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और रात को 12 बजे उसी जिस आदमी का अपहरण करके ले गए थे, पुलिस ने और प्रशासन ने इतना प्रेशर बना दिया कि रात को 12 बजे उसको अपहरण करने वाले को इवन बताते कुछ रुपए दे के टेम्पो से चला जाना और छोड़ के चले गए। आपसे पहले आपने कल्पना नहीं करी होगी कैसे कोई छोड़ देगा। ठीक है खुर्शीद खान साहब, अब अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अनिल सिंह जी आऊंगा आपके पास। उसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई है। आदमी को सजा, उन अपराधियों को सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं खुर्शीद खान साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई ये दावा करता है कि हम 100% अपराधों का खात्मा कर देंगे, तो ये तो साफ तौर पर धोखा है अगर कोई ये कहता है। लेकिन हाँ, जो संगठित अपराध होते हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं, अगर हत्या की वारदातें होती हैं, इन पर अगर कंट्रोल किया जाता है, अगर कम से कम कानूनी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाता है, तो उसका असर तो होता है ना लॉ एंड ऑर्डर पर। तो मैं आपको लिंक भेज दूं, उसकी कहीं पूरे प्रदेश में सुनवाई ही नहीं। आप उस लिंक को मुझे भेजने की बजाय आप इतनी कृपा कर लीजिए, मुख्यमंत्री सबका होता है, किसी पर पार्टी का नहीं होता। आप उस लिंक को अपनी तरफ से एक बार भेज के देखिए, यदि मैंने वो गलत हुआ है, नहीं गलत हुआ तो जरूर सही होगा। नहीं खुर्शीद खान साहब, पर्टिकुलर एक दो घटनाओं का अगर जिक्र करके कहा जाए, मेरा सवाल ये है। मैं आपको एक आम आदमी का किस्सा ठीक अनिल सिंह जी आऊंगा मैं आपके पास। होता है और उस व्यापारी को सेम डे में छूट के आता है। आप बताइए इससे ज्यादा प्रेशर प्रशासन का और अपराधियों पर क्या होगा। और अभी आपने कही कि पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। यदि पुलिस वाला भी सबसे संरक्षण में कोई अपराध कराएगा तो पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे बचा पाएगा। आप ये समझिए उसके बाद भी अपराधी जेल में गारंटी से जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि कितने एनकाउंटर हुए, बड़े से बड़ी घटना हुई, या लोगों के आप घुटने में गोली लग रही है, कहीं लग रही है। अब अपराधी को सजा लगभग साथ ही साथ मिलती है। इससे बढ़िया एक संत जितना बढ़िया प्रदेश को चला रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते थे। और आज कोई योगी जी या मोदी जी के सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से यहाँ पर जो सुधार हो रहा है, एक्सप्रेस वे, रोडों की वजह से, बिजली की वजह से, इन्वेस्टर सिर्फ इसीलिए आए हैं, ना कि किसी के निमंत्रण पर। कोई निमंत्रण पर नहीं आता। जब तक नहीं आता जब तक व्यापारी को विश्वास नहीं हो जाएगा। पहले व्यापारी को अपनी जान का खतरा रहता था, आज व्यापारी को पता है कि व्यापार में घाटा तो हो सकता है, मगर आदमी की जान का घाटा तो यूपी में गारंटी से होगा ही नहीं। इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कभी मेंटेन नहीं। आपको पहले बता दें सोच के, पहले अपराधियों को लखनऊ से फोन आकर छुड़वा दिया जाता था। आज बीजेपी के किसी एमएलए की मिनिस्टर की भी हैसियत नहीं है कि किसी 300 के अपराधी को छुड़वा सका। मैं बड़े दावे को करते रहूं। ठीक है खुर्शीद खान साहब, देखिए अगर कोई ये दावा करता है कि हमारे राज्य में 100% अपराधों का खात्मा हो चुका है, ये तो कोरा झूठी साबित होगा। लेकिन हाँ, असर इस बात से पड़ता है कि अगर कहीं पर अपराध होता है उसमें कितनी तेजी के साथ कार्रवाई होती है। उससे आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बेहतर होने की दिशा में काफी फर्क पड़ता है खुर्शीद खान साहब? नहीं, उसमें कानून व्यवस्था नो डाउट बहुत सारे आमूल पूर्व परिवर्तन हुए हैं, जो चीजें सराहनीय है। मगर हमारा कहना बस इतना है कि अब आम अपराधी जो नामवर या जो मेन स्ट्रीम के अपराधी थे वो सब साइड लाइन हो गए हैं। अब अपराध या मकान कब्जा, जमीन कब्जा वो कर रहे हैं जिनके पास राजनीतिक से मोस्टली आप इसमें विधायक सांसद खुद ही कर आ रहे हैं। आपको मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए सर, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ सर मुझे बोले अनिल सिंह जी उन्हें भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। खुर्शीद भाई, यही जानकीपुरम लखनऊ में एक जगह है, आप चले जाइए। आप इसको खुले मन से मैं कह रहा हूँ, वहाँ एक पारस होटल है, पूरा नाले पे कब्जा होके बना है, 5 स्टार कैटेगरी के, पूरी दुनिया जानती है। अगल बगल पूरे मोहल्ले पूरे हर जगह बुलडोजर चल रहा, उसको मजा ले कोई चला जाए बुलडोजर चला दे, चला के दिखा दे। ये सर कब से बना हुआ है? ये कम से कम आप 5-7 साल, मतलब 5 साल से मैं देख रहा हूँ। नहीं 5 साल से पहले ही बना हुआ होगा ना। अरे सर योगी जी के कार्यकाल में बन गया था। नहीं, बंद तो अभी योगी जी कार्यकाल में होटल चालू, उसके पहले निर्माणाधीन ही था ये। मतलब गलत पहले बनता रहा था, इनके कार्यकाल में चालू हो अरे गया। सर मगर अभी तो एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी जो अभी चालू ही नहीं, तो इसको भी तो गिरना चाहिए। सर मैं चले ठीक खुर्शीद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि चले तो अवैध निर्माणों पर सभी तरफ बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन हम अपने मुद्दे पर आते हैं ना वापस। खुर्शीद भाई और अनिल सागर साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि प्रदेश में अगर निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तमाम सहूलियतें अगर प्रदान करने की कोशिश की जाती है, तो इससे अगर प्रदेश में निवेश आएगा तो इसका फायदा अनिल सागर साहब किसको होगा? प्रदेश की जनता को तो होगा ना। अनिल सागर साहब, अनिल सागर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज कट रही है सर।
अगर सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 25 लाख करोड़ के एमओयू साइन होंगे, इस बात की उम्मीद है, अगर इनमें से मान लीजिए आधा भी धरातल पर उतर जाता है तो बदलाव नहीं होगा प्रदेश में। बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलाव होगा और ये बदलाव काफी सराहनीय होगा और इससे युवाओं में रोजगार और प्रदेश की दशा और दिशा दोनों में काफी सुधार होगा। इस बात के लिए योगी जी बधाई के पात्र है, उनकी कैबिनेट बधाई की पात्र है और ये जो प्रयास है ये प्रयास सार्थक दिशा में रहे। कि मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ ना, प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास की सराहना होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ के अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। ये अच्छी बात है, बस कागजों में ना हो, ये आगे हो तो धरातल पे हो। नहीं तो विरोधी दलों की तरफ से जो तंज कसे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं निवेशकों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है? विपक्ष अगर इस तरह के सवाल उठाता है तंजिया लहजे में, से जा रहे हैं कि एक पार्टी जो काम करते तो दूसरी पार्टी विपक्ष का काम ही उसमें कमियां निकालना, उसमें तंज कसना, उसमें अपनी अपनी बातें करना। फिर उससे निवेश, आज जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, सब पढ़े लिखे भाई साहब, कोई ऐसा नहीं कि कोई पागल है, बेवकूफ है। सबको पता है कि किस सरकार की, वो सरकार की पॉलिसी और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की चीजों को देखते हुए निवेश करेंगे तो उनके तंज कसने से मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक ऐसा नेता जो राज्य का मुखिया भी रह चुका हो, मुख्यमंत्री पद की कमान पहले संभाल चुका हो, अगर वो ये कह दे कि अगर टाई और कोट पहनकर कोई भी व्यक्ति आ जाए उससे एमओयू हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, ऐसा होता है क्या? ये कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव साहब की बात कर रहा हूं मैं। जी मैं समझ रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो लखनऊ में बहुत से लोग कोट पैंट आए तब तो 1-2 लाख करोड़ का तो ऐसे ही साइन हो जाए बिना किसी के आए ही। तो ये कहना तो हमारे ख्याल से बहुत हास्यास्पद बात है। अनिल सागर साहब, क्या आपको लग रहा है कि ठीक है, विपक्षी होने के नाते जो खुर्शीद भाई भी कह रहे हैं कि विपक्षी दल का काम है कमियां निकालना, लेकिन ये काम नहीं है ना कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी नेगेटिव चीजों को ही सिर्फ देखना। नहीं अच्छे तो सिंह जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, तरफ आवाज ही नहीं आ रही, आपकी कट के आवाज आ रही है और जब तक आवाज आप तब तक मैं क्या आपसे कहूंगा। पहले आवाज बहुत अच्छी आ रही थी। आपकी आवाज अनिल सागर साहब थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। अभी आप आवाज पहुंची आप तक? अब आ रही है आवाज। नहीं, विरोध की खातिर विरोध कहा जाए या अच्छे कामों को एप्रिशिएट करना भी तो विपक्ष का धर्म होना चाहिए। नहीं सर, इस बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार ये काम करे बेरोजगारों को। भाई सरकार तो आपको आवाज नहीं पहुंच रही है और स्थिति सर ये हो गई है विपक्ष की कि विपक्ष को विरोध के लिए करना है, मुद्दा इनके पास भी अब कोई बचा हुआ नहीं है। देखिए सर, कुछ काम जैसे मैं अभी कहूँ, जब पहले मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, 112 चलाई, उसमें मैं वहां उन्हें एप्रिशिएट कर सकता हूँ कि चलाया, बहुत बढ़िया करा, मगर आगे वाला काम वो गलत कर गए। पहले 112 था 100 नंबर पे जो हम कॉल करते थे, तो उसके बाद वो मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं होती थी। मैं आज एक एग्जांपल बता सकता हूँ, आज परिवर्तन इतना आ गया है कि अब आदमी, यदि आप 112 का कॉल करेंगे तो आपसे बार बार अगले दिन तक मॉनिटरिंग होती रहेगी कि आप सेटिस्फाई है नहीं है, पुलिस पहुंची नहीं पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची नहीं पहुंची। ये सिर्फ अंतर जो आया वो आया कि योगी जी के द्वारा जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी गई है, वही अधिकारी है, ये संत उन अधिकारियों से काम लेना जानता है कैसा होगा। देखो मैं मॉनिटरिंग का मेरे एग्जाम्पल अभी आपको बताया था, मेरे बुलंदशहर में डीएम है सीपी सिंह डीएम। पहले पुलिस क्राइम कोई भी होता था तो उस घटना स्थल पे पहुंचने वाला पुलिस पहुंचेगी, एसएसपी पहुंचेंगे, डीआईजी पहुंचेंगे, आईजी पहुंचेंगे। आज की स्थिति है जब भी कोई क्राइम घटना होता है, जैसे मेरे खुर्जा में मस्जिद में एक मर्डर हुआ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मर्डर होने पे 2 घंटे के अंदर अंदर डीएम बुलंदशहर भी एसएसपी के साथ स्वयं घटना स्थल पे पहुंच गए। सुबह 6 बजे जाके कोतवाली में डीएम बैठ गए। अभी अपहरण का मैंने बताया था, अपहरण हुआ तो डीएम 1 बजे से रात के 9 बजे तक बैठे रहे। सिर्फ ये बाबा का भय है, ये कानून व्यवस्था का भय है। डीएम साहब को भी पता है कि डीएम तभी तक हो जब तक आप काम करोगे प्रॉपर यहाँ पे, या किसी का कोई पक्ष है ना विपक्ष है, या कोई सजाती है ना बेजाती है, या तो आप रिजल्ट दोगे तो डीएम रहोगे, नहीं दोगे तो नहीं रहोगे डीएम। ठीक है अनिल सागर साहब, उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आवाज कट के आ रही है आपकी। स्थिति में जो अंतर आया वो इसीलिए अंतर आया था यहाँ पे, तो यहाँ कानून व्यवस्था में डीएम और एसएसपी को यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है बराबर की जिम्मेदारी है। और यहाँ का मैंने आपको बताया था, यहाँ का डीएम एसएसपी से पहले घटना स्थल पे पहुंचता है, तो इसका मतलब अंतर यही है ना कानून व्यवस्था। अब इन्वेस्टमेंट की जो बात आ रही है तो इन्वेस्टर यूपी में इसीलिए आ रहे हैं ना, आज हर इन्वेस्टर कह रहा है कि यूपी सबसे सेफ प्रदेश है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये योगी जी ने पैदा करा ना ये विश्वास, ये जनता में विश्वास जरूरी है। और आप कहे ना कहे, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, मैं बता रहा हूँ, यदि आप मुखों लगाओगे तो टाई बांध के चले गए एमओयू साइन हो जाएगा, ये जनता सब देख रही है बाबू, हंसती है।
ये जनता अब सब समझ रही है। पहले आप जनता को भगा सकते थे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को उसको हर गतिविधि पता है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इतना जरूर अंतर कर दिया सर। ठीक है अनिल सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल सागर साहब के पास अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद कोई तकनीकी खामी है, इस वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम उनके पास भी अगले सवाल के साथ जाएंगे। लेकिन खुर्शीद अहमद साहब, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर हाईवेज के मामले में हो, बिजली कनेक्टिविटी के मामले में हो, या फिर अन्य जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि प्रदेश में माहौल बदला है पिछले 5-6 सालों में? नहीं, माहौल तो भाई काफी चीजें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई सरकार काम करती, जाहिर सी बात है आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा ही उसमें से। मगर अब जैसे पिछले अब बिजली के क्षेत्र की आप बात करें, अब बिजली पे भी आपको आप अभी कोई सब मीटर अपना, आप मान लीजिए आपके पास बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आप उसकी शिकायत लेके जाएंगे तो आपको पहले तो बिजली की शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको 840 रुपए सरकारी जमा करने के बाद आपको उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन पहले नहीं था। ये सब मैं निवेदन कर रहा हूँ, खुर्शीद साहब आपसे अनुमति लेके बीच में बोल रहा हूँ जी। आप जो बता रहे मेरी समझ में, आप 1912 पे कॉल करिएगा, आपको बिजली की कंप्लेंट करने के लिए कोई पहले पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। आज की देर में आप इनके ट्विटर पर ट्वीट करिए, आपको तुरंत रेस्पॉन्स आएगा। मैंने अभी आपको बताया, पहली सरकारें मैं करूँ बहुत अच्छी थी, मगर उनकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं थी, रेस्पॉन्स नहीं था, जवाबदेही नहीं थी। अरे सर, अभी मैं तुरंत ताजा भुक्तभोगी जवाहर भवन एलडीए जेई साहब के पास मैंने मिल के इस बात से मैंने उनकी बहस भी हो गई। उन्होंने मेरा मीटर लगाया, चेक मीटर लगा, मेरे पास सारी रसीद है, बिल मैं स्वयं मैं समझ गया आपकी बात को, मैं आपके साथ रहूंगा। आप अगर कहेंगे सारी में आपको रसीदें मैं आपकी बात चलिए ठीक है। लेकिन जो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर देश का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं आप जेई की या कोई परेशान कर रहा हो, बाई नेम कंप्लेंट कर दिए। आज की डेट में ऑनलाइन कंप्लेंट को कोई पहले होता था फाइल उठा के रख दी जाती थी, आज फाइल उठा के नहीं रखी जाएगी सर। आप कंप्लेंट करेंगे तो अगर सर वो पैसा उन्होंने सरकार के खाते में जमा करा, मुझे परेशान नहीं किया। मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ। अच्छा खुर्शीद साहब एक बात तो सुनिए, पहले हम लोग बिजली चली जाती थी, हमें जनरेटर चलाना पड़ता था। आज स्थिति में कह रहा हूँ कि बिजली इतनी आती है कि मैं खुद भी बता सकता हूँ कि जनरेटरों की बैटरी खराब हो गई है, तो जनरेटर चलता ही नहीं है, जनरेटर स्टार्ट ही नहीं करा गया इस वजह से, क्योंकि जितनी बिजली आई 2 या 4 घंटे नहीं आई तो इन्वर्टर काम करके गया। आप यदि टोटल हिसाब लगाएंगे तो जो आपसे चार्ज ज्यादा भी लिया जा रहा ना, वो इन्वर्टर टोटल आपको कम आएगा और सुविधा जगमगाती रोशनी में रहेगा। आदमी हर आदमी को बिजली प्रदेश में भरपूर मिल रही है, अब उसका चार्ज तो देखो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा सुधार करने के लिए। चलिए ठीक है, नहीं वापस हम आते हैं, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ही बात फिर करते हैं। किसी की जेब में जाता था, आज बहुत पैसा सरकार के खाते में जा रहा है, ना कि जेई किसी भी जेब में। यदि जेई पैसा ले रहा है, ठीक है अनिल सिंह जी, मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई हूँ, उस जेई की कंप्लेंट करेगा हम दोनों से। अब जवाबदेही फिक्स है, वो जेई को सजा मिलेगी यदि गलत करेगा तो। ठीक है अनिल सागर साहब, आवाज अभी पहुंची आप तक? चले शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुर्शीद साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी, इतना विकास होगा यहाँ कि आप सब देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। मैं कह रहा हूँ उस विकास से हमें और आपको सबको फायदा मिलेगा। और अब 5 साल आवाज आसानी से पहुंचेगी नहीं। अनिल सागर साहब की मौन सहमति है हमारे साथ, वो भाई हम। ठीक है खुर्शीद खान साहब, जो बात अनिल सिंह जी की तरफ से कही जा रही है कि हमारी सरकार में जवाबदेही तय की गई है, जवाब लिया जाता है, अगर कोई लापरवाही बरतता है, किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन में सरकार देर नहीं लगाती। खुर्शीद साहब देखिए सर, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जबकि मेरी हैसियत नहीं है इस बात को बताने की, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ। जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे नोएडा में डीएम साहब हुआ करते थे, सर संभवतः बीएन सिंह साहब। जब योगी जी कोरोना काल में ये सुबह 8 बजे इनका हेलीकॉप्टर, जब लोग हम सब कोरोना से डरे हुए थे, इनका हेलीकॉप्टर हर डिस्ट्रिक्ट में उतरता था। ये नोएडा में आए, नोएडा में कोरोना की समीक्षा के लिए मीटिंग ली, तो डीएम साहब संभवतः वो भी कुछ प्रभावशाली रहे होंगे भाजपा में। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, योगी जी ने कही कि इसमें कुछ और करिए, प्रयास करिए, सुधार करिए, तो डीएम साहब इतना कह गए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप समझ लीजिए कि शायद योगी जी का हेलीकॉप्टर लखनऊ में नहीं उतरा था, उसके बाद डीएमसी की जगह सुभाष एलवाई की उत्पत्ति हो गई, दूसरे डीएम आ गए। इस सरकार में इतनी जवाबदेही है। वो डीएम साहब हो सकता है किस किसके रिलेटिव बताते होंगे, किसके संबंधी बताते होंगे, कोई नहीं बता पाता वो इसमें। तभी तक डीएम है, काम करोगे जिले में तो जिलाधिकारी हो, वरना जिला बदर हो जाओगे।
और ये आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि वो 3 साल चले लगातार ठीक DMK ठीक ठीक, ये लेकिन कहने विपक्ष का जिस होता तरह है से कि सवाल देवता खड़े और करता है, भगवान जी के हम रिश्तेदार जमीनी हैं, हकीकत, किसी दरअसल और जनता का भ्रमित हो जाती है ना अनिल सिंह जी, कि जब सरकार दावे कुछ और करती है, विपक्ष आरोप कुछ और लगाता है, तो आम जनता जिनको सही जानकारी नहीं होती है वो भ्रमित हो जाती है कि हम आखिर किसकी बात पर यकीन करें। सर भ्रमित नहीं होते, आम जनता का ही तो परिणाम है। 2022 में क्या रिजल्ट दिया आपने कल्पना करी थी? हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, ये तो जनता की अदालत है ना, परिणाम तो जनता की अदालत ने ठीक दिया है। ना। तो खुर्शीद अभी खान चुनाव में दिया, एक आदमी साहब, ने खुर्शीद खान साहब, जो दावा अभी बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जवाबदेही तय की गई है, मनमर्जी नहीं चलती है, दबाव में काम नहीं होता है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो। आप महसूस करते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। जवाबदारी तय है, जवाबदारी विभागों में है। उसके लिए आपको उतना ज्यादा जागरूक और उतना ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। और ये मैं, अब ये जनता की बात है, क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। आज हमारे पास उतनी जागरूक, उतनी अवेयर जनता नहीं है कि वो जवाबदारी सरकार से जवाबदारी, जिसका हमारी सरकार, सरकारी तंत्र, उसमें बैठे हुए नौकरशाह उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन जनता अगर किसी सरकार को दोबारा लाती, किसी पार्टी की सरकार को दोबारा चुनती है, और ये सवाल उठा दिए जाए कि ये तो जनता को बरगला दिया, बहका दिया, जनता इतनी नासमझ है क्या आज की डेट में? खुर्शीद खान साहब, जनता नासमझ नहीं, जनता तो गुरु है, नासमझ नहीं है। सर मैं बीच में बोलूंगा, ऐसे सवाल उठा के आप जनता का अपमान करते हो, ना कि योगी जी का या मोदी जी का। जैसा आपने देखा होगा, बीच में हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, तो विपक्ष ने उन्हें फर्जी स्ट्राइक बताया था। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, जब विपक्ष ने फर्जी स्ट्राइक बता रहा था, तो मैं आपके मंच से कह रहा हूं कि उन स्ट्राइकों को करने वाले किसान मजदूर के बेटे थे, ना कि मोदी जी के। तो स्ट्राइक को करने के लिए आप उस माँ की कोख को बदनाम कर रहे हैं, जिसका बेटा एयर स्ट्राइक करने का, और आप कह रहे फर्जी स्ट्राइक थी वो। सोचिए, और जनता ने उसी का परिणाम दिया था कि प्रचंड बहुमत में भाजपा को लेकर आई थी उसके बाद में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्ट्राइक करने जाता है ना, तो उसकी स्थिति होती है, वो तय करके जाता है, या तो तिरंगा फहरा के आएगा, तिरंगा में लिपट के आएगा। और उसके बाद विपक्ष कह रहा था कि सर ये फर्जी स्ट्राइक हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ये विपक्ष समझ ही नहीं पाता बौखलाहट में क्या कह जाता है। अभी ये कह रहे हैं कि टाई बांध के घूम रहे ये प्रदेश। चले ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष विरोध के चक्कर में ये भी भूल जाता है कि कम से कम उन कामों का विरोध ना किया जाए जिसका आकलन खुद जनता भी करती है कि ये बेहतर है या नहीं है। अनिल सागर साहब, उम्मीद करता हूं कि अब आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आ रही है सर, आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन आपको नजर आता है योगी राज में पिछले 6 सालों के दौरान? हेलो सर, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? आप पहुंच रही है सर, बताएं सर। आपने परिवर्तन थोड़ा बहुत भी महसूस किया? कोई चीज आपको लगता है सरकार ने बेहतर कदम उठाया पिछले 6 सालों में? ये सर, क्या आपने अभी सवाल किया था, दोबारा बताना जरा। सर अनिल सागर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सरकार ने तो, जो बीजेपी के शासन में तो प्रदेश की हालत खस्ता हो गई। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के मुखिया भी कहते हैं कि प्रदेश में बंटा ढार कर दिया, सत्यानाश कर दिया प्रदेश का। कोई एक काम ऐसा आपको नजर आता है पिछले 6 सालों के दौरान जो आपकी नजर में लगता हो कि हाँ ये काम बेहतर था सरकार का? सर सागर साहब, आवाज जी सर पहुंच रही ना आप तक? चलो, शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। खुर्शीद साहब, फिर क्या कहा जाए? मतलब विपक्षियों का धर्म होता है कि भाई सरकार की कमियों को गिनाया जाए, विरोध की खातिर तो विरोध नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं, विरोध की खातिर विरोध करके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जनता ने 5 साल के लिए आपको बागडोर दे दिया है, तो किसी के विरोध करने से, ना करने से सरकार तो बदल नहीं जाएगी। मगर अगर सही बातों को स्वीकार करेंगे और गलत के खिलाफ खड़े होंगे, तो जनता को लगेगा कि हमारे पास एक मजबूत और सार्थक विपक्ष है जो हमारी बातों को रखने में, उसको कराने में और जन सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। जी, आपको नहीं लगता कि विपक्षी दल जो पूर्व में गलतियां हुई हैं उससे भी सबक नहीं लेते हैं कई बार, कई मामलों में? ये तो बात है, क्योंकि सत्ता शासन ऐसी चीज है, जिसे इसके बहुत से उदाहरण, जो सही तरीके से सत्ता और शासन चलाना जानते हैं, अगर उस चीज पे रहें तो एक बार सत्ता जैसी चीज अगर मिल जाए ना, तो जनता के साथ ऐसा किया जाए कि फिर कभी कोई हिला नहीं सकता। जो सत्ता बदलती है तो अपनी कुछ गलतियां, अपनी कमियों की वजह से ही बदलती है। ठीक है, अंत में मैं अनिल सिंह जी आपसे और समझना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से जो उम्मीद की जा रही है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, इसमें प्रस्ताव तो लाखों करोड़ के आ जाएंगे। सरकार की नज़र में कितनी आशाएं हैं कि अगर जितने घोषणाएं हुई हैं
उसमें से कितना ऐसा परसेंटेज है जो प्रदेश में आना ही आना है? देखिए सर, ये तो भविष्य के गर्त में छिपी हुई बात है, काल्पनिक बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मगर आप ये देखिए कि प्रयास कितना सार्थक है। पूरी योगी जी की पूरी कैबिनेट धरातल पर उतरी हुई है, देश और विदेश तक घूम रही है। वो इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। जब बच्चा कोई परीक्षा देने के लिए जाता है, रिजल्ट तो पेपर आने के बाद पता पड़ता है, जब कॉपी चेक होती है, समझ लीजिए। मगर बच्चे ने उस एग्जाम की तैयारी किस लेवल पर करी है, तो ये हम जरूर देखेंगे कि तैयारी स्तर पे करी गई है। उस तैयारी के लिए सिर्फ मंडप सजाने से तैयारी नहीं है सर। आप देख रहे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जाके करा है। और आप प्रयास देखिए इस गवर्नमेंट का, कि इस गवर्नमेंट ने इवन यूपी में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट चलाया है। जैसे मेरे यहाँ सिरेमिक्स का है, तो आप बुलंदशहर में देखेंगे, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सिरेमिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जो चीज हो सकती थी उसके लिए मन से प्रयास हो रहा है, और जब मन से कोई प्रयास होता है तो उसके सार्थक परिणाम जरूर आते हैं सर, आप ये समझ लीजिए। और जहां तक चले, कम से कम जनता तो इस बात की उम्मीद करती है अपनी सरकार से, जिसको वो चुनती है, कि प्रदेश का विकास कम से कम तेज गति के साथ होगा, महंगाई पर काबू होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी तेज गति के साथ काम होगा, ताकि उस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सके। बहुत शुक्रिया। योगी जी ने उस समय भी एक्सप्रेस वे का काम चालू रखा, ताकि एक भी व्यक्ति यूपी का भूखा न मरे, सबको रोजगार मिले और उससे डबल फायदा हुआ। चले, बिल्कुल बिल्कुल, अब समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि अगर प्रदेश की सरकार इस बात का सपना लोगों को दिखा रही है कि प्रदेश को निवेश का हब बनाया जाएगा और उसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। न सिर्फ प्रदेश का तेज गति के साथ विकास होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य की भूमिका अदा करेगा। हालांकि इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ हुआ है, अभी देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।